हाँ, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 12 का जो टॉपिक चल रहा था रक्त परिसंचरण। तो उसका एक टॉपिक है ब्लड कार्पल्स। इससे ठीक पिछले वाले वीडियो में हमने ब्लड का जो तरल भाग है प्लाज्मा उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं या ब्लड कार्पल्सेज। तो हमने कहा था कि रक्त के दो प्रमुख भाग होते हैं उसका जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है और दूसरा जो ठोस भाग होता है वो ब्लड कार्पल्स या रक्त कणिकाएं, या इनको ब्लड सेल भी लिख देते हैं। तो इनको ब्लड सेल भी कहते हैं। इसका वैसे करेक्ट नाम होता है ब्लड कार्पल्सेस, क्योंकि जो रुधिर में जितनी भी कोशिकाएं होती है वो प्लाज्मा में स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती है, तैरती हुई अवस्था में पाई जाती है। तो ये जो पोर्शन है, ये रक्त का जो भाग है, ये 45% होता है। 55% तो हमारा प्लाज्मा होता है और शेष 45% क्या ये अपने ब्लड कार्पल्स होती है। इसमें कौन कौन आते हैं तो देखो, जो रक्त कणिका होती है उसमें तीन टाइप की ब्लड कार्पल्स होती है। तो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है हमारी आरबीसी। इस आरबीसी को हमें इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट्स। देखो, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल। तो रेड और साइट का मतलब होता है सेल, तो इसका मतलब हो गया रेड सेल या लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स या सेल। इसका एक नाम और है ल्यूकोसाइट्स। इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यहाँ पर जो ल्यूको का मतलब होता है उसका मतलब होता है वाइट और साइट का मतलब होता है सेल, अर्थात ये बिना रंग वाली या रंगहीन कोशिकाएं होती है। और तीसरी होती है जिनको अपन प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स, इनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोट होना, क्लोट बनना, और साइट का मतलब होती है सेल। क्लोट का मतलब होता है थक्का, हिंदी में कहते हैं इसको थक्का। तो जो थक्का बनाने वाली कोशिकाएं हैं उनको प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो आरबीसी को तो हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो आपको इनके अन्य नाम बता दिए गए हैं। देखो, ये जितने भी कार्पल्स है ये सभी जो ब्लड सेल्स है, ये सभी ब्लड सेल हैं जो प्लाज्मा में तैरती हुई पाई जाती है, अतः इन्हें रक्त कणिकाएं या इनको हम कह देंगे ब्लड कॉर्पल्स कहते हैं। इन्हें रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। ये इसकी बात है कि स्वतंत्र रूप से तैरती अवस्था में पाई जाती है। देखो, ये हमारे रक्त में जो ये ब्लड कार्पल्स होती है ये कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है, तो उसके लिए एक शब्द काम में लेते हैं। देखो, पीसीवी, ये कई बार ये शब्द आता है कि पीसीवी क्या है। तो इसका वैसे पूरा नाम होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब ये है कि हमारे ब्लड में जो रक्त कणिकाएं हैं या रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त कणिकाओं का प्रतिशत आयतन, रक्त कणिकाओं का प्रतिशत आयतन है वो पीसीवी कहलाता है। पीसीवी कहलाता है। तो हमारे ब्लड में जितने रक्त कणिकाएं होंगे उनकी प्रतिशत आयतन, अब वो प्रतिशत आयतन कितना कितना होगा, तो जो आरबीसी के लिए पीसीवी होगा, यानी आरबीसी का जो पीसीवी होगा वो 99% होता है, क्योंकि 99% आरबीसी पाई जाती है। जबकि डब्ल्यूबीसी
वह जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट्स, उनके लिए पीसीवी का मान मात्र 1% होता है, ये 1% ही पाई जाती है। तो ये पीसीवी है, पैक्ड सेल वॉल्यूम की। हमारे ब्लड में जो रक्त कणिकाएं हैं उन कितने कितने प्रतिशत मात्रा में वो पाई जाती है। तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, 99% यही होती है, इसलिए इसका पीसीवी का मान 99% है। और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का पीसीवी का मान 1% होता है। तो हम इस वीडियो में देखो, अब इस वीडियो के अंदर बीच में लाइट जाने के कारण कुछ अवरोध पैदा हुआ है। चलिए अपने वीडियो में चलते हैं कि अब इसके के लिए हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, एक एक से ले लेते हैं अपन। आरबीसी फर्स्ट, इसमें क्या ले लेते हैं, आरबीसी। देखो इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स बोल दो आप, या इसकी जगह सेल शब्द भी काम में ले सकते हो, रेड ब्लड कॉर्पल्स या रेड ब्लड सेल। देखो ये आरबीसी होती है केवल और केवल वर्टिब्रेट्स में होती है, कशेरुकियों के अंदर पाई जाती है, केवल कशेरुकियों में पाई जाती है। ये एक विशेषता आरबीसी की। रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका, रक्त की सबसे प्रमुख कणिका या कोशिका है। देखो 99% ये पाई जा रही है, इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण तो है ही। तो सबसे महत्वपूर्ण रक्त कोशिका है और सबसे प्रमुख कोशिका है, केवल कशेरुकियों के अंदर आरबीसी पाई जाती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि केचुआ होता है किसान का मित्र, उसमें भी रक्त होता है, तो वहाँ पर वो कशेरुकी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केचुए के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और वहाँ पर आरबीसी नहीं होती है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो डायरेक्ट उसके ब्लड प्लाज्मा में सीधा ही घुला रहता है। तो वहाँ पर जो एचबी मिलेगा केचुए में, वो उसके प्लाज्मा में सीधा घुला रहता है, वहाँ पर आरबीसी नहीं पाई जाती है। तो आरबीसी केवल और केवल कशेरुकियों में पाई जाती है। देखो पहली बार जीवित कोशिका को किसने देखा था, तो पहली बार जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो पहली बार आरबीसी को भी ल्यूवेनहॉक ने देखा। रॉबर्ट हॉक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन उन्होंने जीवित सेल को नहीं देखा था। पहली बार जीवित कोशिका को किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक ने, और उनमें से एक आरबीसी भी थी। अब इसमें बात कर लेते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातों की इसके बारे में। जो हमारे स्तनधारी हैं, स्तनधारियों, जिनको हम अंग्रेजी में मेमल्स कहते हैं, मेमल्स, स्तनधारियों में जो परिपक्व आरबीसी होती है, देखो जो बन रही होती है, स्टार्टिंग में जब बनती है तब उसमें केंद्रक होता है, धीरे धीरे केंद्रक है वो संघनित होता जाता है, सिकुड़ता जाता है, अंत में केंद्र को बाहर निकाल दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। यानी परिपक्व है जो आरबीसी होती है, जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है विटामिन B12 और विटामिन के कारण, तो उसके कारण परिपक्व जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो याद रखिए कि हमारी जो परिपक्व आरबीसी होती है वो केंद्रक रहित और उभयावतल होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको अपन बोलते हैं उभयावतल, मतलब बाई कॉनकेव। उभय यानी दोनों, और ये दो शब्दों से मतलब मिलकर बना, देखो उभय प्लस अवतल। और अवतल आप जानते हो इस तरह से, ये जैसे अवतल सतह है, ये दोनों तरह की अवतल सतह है। तो हमारे आरबीसी की दोनों सतह अवतल होती है। उभय यानी मतलब होता है दोनों, तो जो दोनों सतह है वो अवतल होती है। अवतल देखो इस तरह से कटोरी की जैसी होती है, चम्मच की जैसी। ये इसलिए होती है ताकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई पदार्थ भर सकें। और वो कौन सा पदार्थ भरेंगे, वो भरेंगे हम यहाँ पर एचबी भरेंगे। तो देखो ये अगर इस तरह से कटोरी जैसी होगी, चम्मच जैसी, तो इसमें अपन ज़्यादा पदार्थ भर पाएंगे, अर्थात एचबी ज़्यादा भर पाएंगे। इसीलिए हमारे आरबीसी है वो उभयावतल हो चुकी है, अर्थात उभयावतल आकृति में पाई जाती है, दोनों सतह इसकी अवतल होती है। तो देखो परिपक्व आरबीसी केंद्रक रहित है, उभयावतल है, चपटी होती है, बहुत ही पतली पतली होती है, वर्ताकार, अंडाकार आकृति में नहीं होकर कुछ वर्ताकार आकृति धारण कर लेती है।
वर्ताकार डिस्क के समान। ये इसकी एक शेप होती है, डिस्क रूपी होती है। देखो इस तरह से वर्ताकार होगी, चपटी होगी, और दोनों सतह से, जैसे इसके अंदर दोनों सतह है वो नीचे अवतल होगी, जैसे ये अंदर दबी हुई रहेगी दोनों सतह। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम HB के अणु यहाँ पर भर लेंगे। तो हमारी RBC ज़्यादा से ज़्यादा HP को धारण करेगी और HP का अणु ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा। देखो ये है, बाकी इसमें केंद्रक नहीं है। इसके अलावा देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वह अन्य कोशिकांग भी नहीं होते हैं, अन्य कोशिकांग भी अनुपस्थित। कोई पूछले केंद्रक तो नहीं है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य जो कोशिकांग है वो भी हमारी RBC के अंदर नहीं पाए जाते, उनका भी अभाव होता है। अब देखो ये जो उभयावतल आकृति हो रही है, उभयावतल आकृति के कारण, उभयावतल आकृति से क्या हुआ, आकृति से RBC का जो क्षेत्रफल था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो गया, बढ़ जाता है। RBC का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा HB के अणु आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि उभयावतल आकृति व केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण RBC में ज़्यादा से ज़्यादा HB भरा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा HB भरा होता है। तो अगर मान लीजिए इसमें केंद्रक होता तो क्या होता है, ये उठी हुई रहती इसकी सतह, और हो सकता है कि केंद्रक उसे केंद्र के अंदर रहता और वहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा कम हो जाता है, तो HP के अणु कम आते, इसलिए वहाँ से देखो केंद्र को भी ख़त्म कर दिया और इसकी आकृति कैसी हो गई, उभयावतल आकृति हो गई, केंद्रक भी वहाँ से हट गया। तो इसमें क्या हुआ कि इस RBC में ज़्यादा से ज़्यादा HP के अणु पाए जाते हैं, इस तरह से ये उभयावतल में। और ऐसा माना जाता है कि एक HB में लगभग 27 करोड़, सॉरी एक RBC में लगभग 27 करोड़ HB अणु पाए जाते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि एक RBC में 27 करोड़ HB के अणु भरे रहते हैं इसके अंदर। तो ये कारण है कि उभयावतल आकृति और केंद्र की अनुपस्थिति से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा HP भरा हुआ रहेगा। नेक्स्ट देखो अपन बात कर लेते हैं। अब इसका एक अपवाद है कि हम स्तनधारियों में कह रहे हैं कि स्तनधारियों की RBC केंद्रक रहित होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है। देखो एक केमिलिडिकुल है, केमिलिडिकुल के जंतु, जैसे इसमें एक तो आता है ऊँट जिसको केमल कहते हैं हम, और एक है आपका लामा। ये तो ऊँट है वो आप जानते हो, और लामा है, ये मुख्यतः जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर पालतू जानवर के रूप में पाला जाता है, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अंदर। तो इनकी RBC में, ऊँट और लामा की जो RBC होती है वो केंद्रक युक्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऊँट और लामा जो स्तनधारी होते हैं दोनों, लेकिन इनकी जो RBC होती है वो केंद्रक युक्त, केंद्रक पाया जाएगा इसमें, और वो अंडाकार होती है और उभयोतल होती है। ये भी इसके अंदर फर्क है। उभयोतल का मतलब हो गया बाई कॉन्वेक्स, इस तरह से ये पाई जाएगी, होती है, मतलब इस तरह से RBC मिलेगी इसकी, अंडाकार होगी और इस तरह से। तो इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाएगा और ये दोनों सतह इसकी उठी हुई रहेगी और उभयोतल रहेगी और अंडाकार आकृति में रहेगा। अब ये अंडाकार आकृति में इसलिए बन गया
ताकि जब भी इनमें निर्जलीकरण होता है, जैसे ऊँट बहुत मरुस्थलीय जगह पर रहता है, इसी तरह से लामा भी कम पानी में रह सकता है। तो जब निर्जलीकरण की बात आती है या शरीर में पानी कम होता है, तो ये जो अंडाकार आरबीसी होती है, ये आराम से रक्त में परिवहन कर सकती है या तैर सकती है। इसलिए शायद ये हुआ है इनमें कि जो आरबीसी है उसने अंडाकार रूप धारण कर लिया, ताकि वो कम पानी की स्थिति में, ब्लड में कम पानी हो तब भी आराम से ऑक्सीजन का परिवहन कर सके। तो जाहिर सी बात है ये अंडाकार हो गई, तो इसमें जब ये कम पानी में भी गमन करेगी या निर्जलीकरण की स्थिति में भी गमन करेगी, तो आसानी से ब्लड में अंडाकार और इस केंद्र के होने के कारण आसानी से रक्त का में परिवहन कर सकती है। तो ये इसकी बात हो गई। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं नेक्स्ट इसका आरबीसी का गुण। तो आपके समझ आ गया होगा कि इसमें जो ऊँट और लामा है उसकी क्या आरबीसी केंद्र वाली होती है, उसमें अंडाकार होती है और उभयतल होती है। अंडाकार इसलिए होती है क्योंकि हमने ये बताया, जैसे ये अंडाकार होगी तो ये इस तरह से आसानी से इसके अंदर कम पानी की मात्रा में भी था, निर्जलीकरण की स्थिति में भी आसानी से इसमें रक्त का में परिवहन होती रहेगी या तैरती रहेगी। चाहे इसमें आचवी के अणु कम हो, लेकिन ये लगातार उसके शरीर में परिवहन करती रहेगी। अगला देखो, आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली होती है, आरबीसी की कोशिका झिल्ली उच्च पारगम्य होती है, वह लचीली होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत लचीली होती है। लचीली होगी तभी आराम से है वो परिवहन करती रहती है। इसकी कोशिका झिल्ली पर ए, बी व RH एंटीजन पाए जाते हैं और इन्हीं एंटीजन के आधार पर हम देखो ब्लड का ग्रुप निर्धारण करेंगे जो आगे पढ़ेंगे। ए बी एंटीजन है, फिर RH और खोज लिया गया, तो 3 तरह के एंटीजन हमारे आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। देखो, इसके अलावा आपको आरबीसी के बारे में बता दिया कि इसको हम रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट भी कह देते हैं। अब यहाँ पर एक और अपवाद लेते हैं। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद लेते हैं, नोट डाल के इसको लिखते हैं कि एक ऐसा कशेरुकी है, ज्ञात कशेरुकी, जिसके अंदर आरबीसी या एचबी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा कशेरुकी जिसमें आरबीसी नहीं होती, तो आरबीसी नहीं है, एचबी भी नहीं है, तो आरबीसी नहीं है तो उसका उदाहरण है, देखो इसका नाम है क्रोकोडाइल आइस फिश। देखो, ये आइस फिश है, बहुत ही बर्फ में रहने वाले, बहुत ही ठंडे तापक्रम में रहने वाले। इसका कुल का नाम है, जो इसकी जो कुल है वो एक कुल है चानीचिथाइडी। ये कुल है इसको हम कहते हैं चानीचिथाइडी। इस कुल की एक प्राणी है क्रोकोडाइल आइस फिश है। तो ये बहुत ही ठंडे तापमान वाले पानी में रहती है, बर्फ के जो पानी होता है, बहुत ही ठंडा पानी उसमें रहती है, और ये ऑक्सीजन को स्वतंत्र रूप से अपने ब्लड के अंदर घोल लेती है। कुछ ये बाहर आती है, पानी से बाहर आकर कुछ समय के लिए ऑक्सीजन लेती है, उसको रक्त में घोल लेती है, फिर ठंडे पानी में चली जाती है और अपने शरीर की जितनी भी उपापचय क्रियाएं हैं उसको कम से कम करती है, ताकि ऑक्सीजन की खपत है वो बहुत ही कम हो सके। ये जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है महाद्वीप, जो बर्फ़ से ढका हुआ है, उसके आसपास पाई जाती है, अंटार्कटिका के आसपास पाई जाती है। और एक ऐसा कशेरुकी है जिसके अंदर आरबीसी या एचबी नहीं पाया जाता है। ये मतलब
पानी से बाहर आती है और स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन को लेकर ब्लड में घोल लेती है और फिर उसको घोलकर सीधे ठंडे पानी के अंदर चली जाती है और अपनी उपापचय क्रियाओं को बहुत कम कर लेती है ताकि ऑक्सीजन की खपत बिल्कुल कम से कम हो सके। तो ऐसा काम कौन कर रही है? क्रोकोडाइल आइस फिश, जिसका कुल का नाम है चानी चिथाइडी। ये कुल के प्राणियों के अंदर ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, कुछ आरबीसी की बात और कर लेते हैं। सबसे बड़ी आरबीसी वो पाई जाती है जो उभयचर होते हैं। उभयचरों में जो एम्फीबियन होते हैं, जो जल और थल दोनों में रहते हैं, सबसे बड़ी आरबीसी उभयचरों की होती है। और सबसे छोटी आरबीसी वो स्तनधारियों की होती है, यानी आकार में सबसे छोटी आरबीसी स्तनधारियों की होती है। तो सबसे बड़ी आरबीसी उभयचरों की होगी और उभयचर में किसकी? एक प्राणी है जिसका नाम है एम्फियूमा। ये एक इस तरह का सांप की तरह सा, स्नेक की तरह की शेप का सा एक प्राणी है जो कि जलीय प्राणी है, तो उसको एम्फियूमा बोलते हैं। इसमें एम्फियूमा में सबसे बड़ी आरबीसी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी जो कि एक उभयचर है। सबसे बड़ी आरबीसी उभयचरों में पाई जाती है और उभयचर में भी किसमें? एम्फियूमा ऐसा उभयचर है जिसमें सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। देखो, सबसे छोटी आरबीसी, तो सबसे छोटी आरबीसी पाई जा रही है हमारे स्तनधारियों में और वो पाई जाती है ये जो कस्तूरी मृग आता है ना, कस्तूरी मृग, जिसके अंदर कस्तूरी सुगंधित पदार्थ होता है, जिसको मस्क डियर भी बोलते हैं, मस्क डियर। इसमें सबसे छोटी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी उभयचरों में, सबसे छोटी आरबीसी स्तनधारियों में, स्तनधारियों में भी किसमें? कस्तूरी मृग में। तो सबसे छोटी आरबीसी स्तनधारियों में मिलेगी, सबसे बड़ी आरबीसी उभयचरों में पाई जाएगी। और वो भी कौन सा उभयचर है? एम्फियूमा, जिसको ईल टाइप का एक प्राणी है, जलीय प्राणी, पानी में रहता है। एम्फियूमा लंबा सा प्राणी है, आप इसको नाम से देख सकते हो, एम्फियूमा, जो जिसमें सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। तो उभयचरों में आरबीसी ज़्यादा होने का कारण यही हो सकता है कि ये जल और थल दोनों में रहते हैं और काफ़ी समय के लिए अपने श्वास को रोक कर रखते हैं, ताकि इनमें बड़ी आरबीसी पाई जाती है। और बड़ी आरबीसी होगी तो इनमें ज़्यादा एचपी होगा, तो एक साथ ये ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को अपने शरीर में ले जा सकते हैं और कुछ समय तक सांस की क्रिया को रोक कर भी रख सकते हैं। हमारे अंदर छोटी आरबीसी होती है लेकिन संख्या उसकी ज़्यादा होती है। देखो, सबसे बड़ी अगर हम स्तनधारियों की बात करें तो अगर हम कहें जो हाथी होता है, स्तनधारी है ये, तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी अगर आरबीसी देखें, सबसे बड़ी आरबीसी तो वो हाथी की होती है। हाथी जो होता है उसके अंदर आरबीसी स्तनधारियों में सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी होती है कस्तूरी मृग की, और बाकी अगर सबसे बड़ी की स्तनधारी की बात करें तो वो हाथी की होगी। बाकी स्तनधारियों की आरबीसी हमेशा छोटी मिलेगी, उभयचरों की आरबीसी सबसे बड़ी पाई जाएगी। तो ये कुछ आरबीसी के आकार के बारे में था कि कौन से किस प्राणी में किस तरह की आरबीसी पाई जा रही है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं। देखिए, इसके अंदर आरबीसी की संख्या पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट ले लेते हैं अपन, आरबीसी की संख्या। देखो, आरबीसी की संख्या कितनी कितनी हो सकती है। तो अगर एक सामान्य नर और मादा की बात करें, सामान्य एक नर ले लें अपन, इसको तो अपन थोड़ा अलग कर देते हैं। एक सामान्य नर की बात करें तो उसमें लगभग 50 से लेकर 55 लाख एक घन मतलब एक घन मीटर मिलीमीटर के अंदर
50 से 55 लाख आरबीसी पाई जाती है। कि मादा में थोड़ी कम होती है, ब्लड भी थोड़ा कम होता है। नर के अंदर 5 से 6 लीटर होता है और मादा के अंदर 4 से 5 लीटर होता है। इसके अंदर 45 से 50 लाख प्रति घन mm यानी मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर अपन लें, बहुत ही छोटा हो गया मीटर का, उसके अंदर एक अपन जो ब्लड लेते हैं उसके अंदर इतनी आरबीसी समा जाती है। तो नर और मादा के अंदर 50 से 55 लाख नर में और मादा के अंदर 45 से 50 लाख आरबीसी 1 घन मिलीमीटर में होती है। क्योंकि जो नवजात होता है, नवजात, देखो ध्यान रखिएगा, नवजात जो शिशु होते हैं उनके अंदर आरबीसी खूब ज़्यादा होती है। उनके अंदर आरबीसी लगभग 68 लाख प्रति घन mm होती है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि नवजात शिशुओं का शरीर ग्रोथ कर रहा होता है और उसके अंग है वो एक्टिव हो रहे होते हैं, सक्रिय हो रहे होते हैं। तो उस समय उपापचय क्रियाएं बहुत तेज़ गति से चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आरबीसी पाई जाती है नवजात शिशुओं में। चलिए, हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं हम आरबीसी का आकार। कि आरबीसी का आकार कितना होता है मानव के अंदर। तो ले लेते हैं अपना आरबीसी का आकार। आकार का मतलब इसकी साइज देख लेते हैं कि साइज कैसी होती है। क्योंकि अपन मानव के लिए बात कर लेते हैं तो मानव में लगभग 7 माइक्रोमीटर आकार की आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी की आकृति में परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे आरबीसी की आकृति में कुछ ऐसे कारण होते हैं, जैसे कोई लोहे की कमी हो या विटामिन की कमी हो, तो वहाँ पर आरबीसी की आकृति में परिवर्तन भी, आकार में परिवर्तन भी हो सकता है। तो आरबीसी की आकृति नहीं, आकार में, आरबीसी के आकार में परिवर्तन, अभी आकार पढ़ रहे हैं, इसके बाद में आकृति पढ़ लेंगे। तो आरबीसी की आकार में परिवर्तन होना, उसको हम, एक शब्द है एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस, ये देखो, ये एनिसोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका बनना। एनिसो का मतलब होता है असमान। तो जब आरबीसी के आकार में कोई बदलाव आता है तो उसको एनिसोसाइटोसिस कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? देखो क्या क्या कारण हो सकता है कि आरबीसी का जो साइज है वो बदल जाता है। तो देखो, लोहे की कमी, लोहे की जब कमी होती है ना, लोहे की कमी से आरबीसी छोटी होने लगती है, छोटी हो जाती है। आयरन की कमी से आरबीसी छोटी हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं। देखो, माइक्रोसाइटोसिस, माइक्रो का मतलब छोटा होना, साइटोसिस का मतलब सेल के से संबंधित या सेल का बनना। तो ऐसी सेल छोटी छोटी बनती है, इस कारण वो किसी कमी से हो रहा है, एफई की कमी से, लोहे की कमी से। ये तो पहली कमी है। अगर B12 की कमी होती है, विटामिन B12 की, जो साइनोकोबालामिन्स विटामिन है, उसकी कमी से आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है। आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है, तभी जिसे मैक्रोसाइटोसिस कहेंगे। देखो, मैक्रोसाइटोसिस कहते हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा होना, और साइटोसिस का मतलब सेल का निर्माण। तो ऐसी बड़ी बड़ी कोशिकाएं बनने लगती है जब B12 की कमी होती है। तो दोनों स्थितियां सही नहीं है, सामान्य स्थिति में रहना चाहिए। अगर लोहे की कमी होती है तो आरबीसी छोटी बनने लगती है, जिसको माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें एचबी कम होगा और ऑक्सीजन का परिवहन सही तरीके से नहीं होगा।
B12 की कमी रहेगी तो आरबीसी का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए परिवहन के अंदर बाधा उत्पन्न होगी, जिसको मैक्रोसाइटोसिस स्थिति बोलते हैं। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं आरबीसी की आकृति। आरबीसी की आकृति कैसी होती है? देखो, आरबीसी की आकृति सामान्यतः हमें अभी पढ़ी थी, कैसी होती है? उभयावतल, जिसको हमने क्या कहा था? बाई कॉनकेव। तो दोनों सतह इसकी दबी हुई रहती है, अवतल रहती है, उभय यानी दोनों, अवतल यानी दबी हुई अवतल की तरह। अब अगर आरबीसी की आकृति में कोई परिवर्तन होता है, आरबीसी की आकृति में परिवर्तन, अगर किसी कारण से इसकी आकृति उभयावतल आकृति बदलती है तो वो स्थिति सही नहीं होती है। तो आरबीसी की आकृति में परिवर्तन होना, इसको कहते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। साइटोसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड है पोइकिलोसाइटोसिस, जिसमें पोइकिलोस का मतलब होता है इसकी जो शेप होती है वो बदल जाती है, तो अलग शेप की कोशिकाएं बनने लगती है। जैसे अब इसका कारण क्या है देखो, और हम कारण एक बार पहले पढ़ा था कि यदि ब्लड में यूरिया ज़्यादा हो जाता है, यूरिया की मात्रा ज़्यादा ब्लड में, सॉरी क्या लिखा हमने, ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा, और वो कितनी? 40 mg से अधिक। 17 से 30 होती है, लेकिन अगर वो 40 mg से ज़्यादा हो जाता है, ब्लड में यूरिया ज़्यादा हो जाता है, तो जो आरबीसी होती है वो झाऊ चूहा की तरह, झाऊ चूहा की तरह कांटेदार प्रवर्ध बना लेती है, कांटेदार प्रवर्ध बना लेती है, जिसे बुरसेल कहते हैं, इसको बुरसेल कहते हैं। देखो, तो ऐसे आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगी। तो इस तरह की जो नॉर्मल आरबीसी है, अगर यूरिया होता है, यूरिया की मात्रा ज़्यादा है, तो ये आरबीसी इस तरह की बन जाएगी। ऐसे आरबीसी है वो ब्लड का परिवहन या ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगी। देखो, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि एक सिकल सेल एनीमिया होता है। देखो, सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें आरबीसी है वो हंसियाकार, जो दांतली होती है हंसियाकार हो जाती है। तो ये आरबीसी भी ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगी। तो एक तो यूरेमिया की स्थिति की, अगर ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है तो वो भी स्थिति खतरनाक होती है, बर्स्ट सेल बन जाती है वहाँ पर। और ये एक अनुवांशिक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन पार्ट है वो चेंज होता है, इम्यूनोमल चेंज होते हैं, और वहाँ पर आरबीसी है वो हंसियाकार दांतली की तरह से मुड़ जाती है, इस तरह से आरबीसी बन जाती है। तो ये भी फिर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है। तो आज के वीडियो में हम आरबीसी के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, वरना वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। और अगले वीडियो में हम आरबीसी के कुछ पार्ट और शेष बचे हुए, जैसे आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का निर्माण, या आरबीसी को पानी में डालें या किसी अतिप्रासरी विलयन में डालें तो उसकी क्या होता है, उसमें आरबीसी में एचबी कितना कितना होता है, तो वो पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में।